Hello learners, welcome back to my channel Name for BHU. So today's video is all about the discussion over the official answer key released by BHU and students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि BHU ने आंसर की रिलीज कर दी है बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट 2020 की। एंड देखिए स्टूडेंट्स, मैं खुद एक स्टूडेंट तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस आंसर की को असेस करने में, क्योंकि बिकॉज आपकी तरह मेरे पास कोई लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है जैसे लॉगिन करके जो है जैसे एंटर करके मैं लॉगिन करूँ और मुझे फिर आंसर की मिल जाए। तो कल मुझे फाइनली जब ये आंसर की मिल गई है तो मैं आज आपको जो है ये कंपैरिजन वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आज के वीडियो में जो मैंने सॉल्व किया है प्लस जो आंसर की के ऑप्शंस हैं हम उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। एंड स्टूडेंट्स देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स ना वहाँ पे गलत प्रोवाइडेड होते हैं। यही रीज़न था कि मैंने एग्जाम के जस्ट बाद ना आपको सोल्यूशन वाला वीडियो प्रोवाइड नहीं किया, आंसर की आने का वेट किया है मैंने, सो दैट जो मैंने सॉल्व किया है एंड जो आंसर की में ऑप्शन हैं आप एक साथ उनको देखें, एक साथ देख के कंपेयर कर सकें आप। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर अलग अलग प्रोवाइड करूँगी तो शायद कन्फ्यूज़न अराइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एंड यही एंड आई हैव नोटिस दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मेरे सोल्यूशन में कुछ और आए हैं एंड बीएचयू की आंसर की में कुछ अलग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। एग्जाम वाले दिन कुछ स्टूडेंट्स के मेल ज़रूर आए थे मुझे एंड सब ने यही लिखा था कि पेपर बहुत ख़राब आया था, डिफिकल्ट था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे 2019 के पेपर में जीएस खराब सा आया था, बहुत आपसे करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम पे कुछ अतरंगे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा या फिर न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी आ गए होंगे। बट जब एक्चुअली मुझे पेपर मिला शायद 10th की लेट इवनिंग मुझे आपका क्वेश्चन पेपर मिल गया था एनी हाउ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ओके फाइनली क्यों सब जो है सारे स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ख़राब आया था। एक स्टूडेंट ने ये लिखा था कि बीकॉम का पेपर तो वो देखकर लग ही नहीं रहा था, मैथ सेक्शन को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये शायद बीएससी वालों का पेपर आपको दे दिया गया है। बट स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, देखिए जब भी ऐसा होता है कि पेपर जो है डिफ़िकल्ट आते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ्स जो है जो वो लो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब कट ऑफ की बात आई तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले मैंने आपको क्या कहा था कि फैकल्टी के लिए हमेशा कट ऑफ जो है ना 300 प्लस होते हैं। बट अब बिकॉज ऐसा ख़राब सा पेपर आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे 2018 में भी देखिए स्टूडेंट्स एक बार हुआ था कि उस बार उस ईयर का भी जो पेपर था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था, काफ़ी अतरंगे क्वेश्चन उसमें भी थे। बट इतना डिफ़िकल्ट तो वो भी पेपर नहीं था 2018 वाला, ये पेपर बिल्कुल अलग सा ही आया। ऐसा लग रहा है जो लॉकडाउन की सारी फ्रस्ट्रेशन थी, जिसने भी आपका मैथ सेक्शन बनाया वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके मैथ सेक्शन पर उतार दी गई है। डोंट नो वाई ऐसा पेपर क्यों आया था पता नहीं, लेकिन ऑलराइट। तो फैकल्टी के लिए अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो मैं ये जनरल के लिए बता रही हूँ, आप सभी अकॉर्डिंगली उसे लेस करते जाइएगा। जो EWS वाले हैं वो से 10 मार्क्स लो ले आइएगा, OBC वाले से 20 कर लीजिएगा कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी के लिए आई थिंक 260 प्लस जाना चाहिए अब कट ऑफ, ठीक है। DAV के लिए इट कुड बी 230 प्लस एंड अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जो आपके AMPGC है जैसे है उसका 210 के अप्रॉक्स कहीं पे चला जाएगा, या फिर VCW का 230 या 220 के अप्रॉक्स होना चाहिए। वैसे अगर आप सबको याद हो तो मैंने ये बात अपने वीडियोस में बहुत बार बोली थी कि देखिए पेपर डिफ़िकल्ट होने के चांसेस हैं बिकॉज आपको बहुत सारा टाइम मिला है एंड बट आई नेवर थॉट कि पेपर इतना अतरंगा सा आ जाएगा। सो चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, कुछ क्वेरीज मैं अपने स्टूडेंट्स की जो है आई थिंक मुझे यहाँ पे अब मैं पहले मेंशन कर दूँ इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें। कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर उन्होंने चैलेंज नहीं किया है उसी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को और किसी और स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो क्या सिर्फ उसी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ेंगे, आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किसी एक ही स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ें। देखिए अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे बट कोई और कर रहा है सेम क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप सबके ही मार्क्स बढ़ाए जाएंगे अगर उनका चैलेंज एक्सेप्ट होता है। तो देखिए अगर कोई एक स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब चैलेंज करता है, अगर उनका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है यानी कि उनका चैलेंज सही है और जो BHU के ऑफिशियल आंसर की में जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो गलत हैं, तभी जो है इस तरह का रिव्यू किया जाता है। और अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है, आपका चैलेंज सही है, तो वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट ने चैलेंज किया होगा उसके मार्क्स तो बिल्कुल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिव्यू किया जाता है, फिर से सारी चीज़ें रिवाइज होती हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्वेरी तो आपकी जो है मेरे ख्याल से अब सेटिस्फाई हो गई होगी।
एंड अदर थिंग वॉज कुछ स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना लॉगिन जो है सारे क्रेडेंशियल्स सही फिलअप करने के बाद भी उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वो अभी तक अपने बेसिकली आंसर की को देख तक नहीं पाए हैं स्टूडेंट्स। तो आप सबके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत यूज़फुल होगा। आप सब यहाँ से अपने मार्क्स को फिलहाल एनी हाउ मैच कर लीजिए, और अगर आज भी आप आज पूरे दिन भी अगर आप नहीं असेस कर पाते हैं तो आई थिंक यू ऑल शुड रीच टू दी हेल्प डेस्क ऑफ BHU, क्योंकि कल 24 को ना लास्ट डे है आपके इस चैलेंज को, जो आप चैलेंज कर सकते हैं इसकी लिमिट कल ही तक है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक अगर आज भी आप अपने जो है अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हेल्प डेस्क को रीच करिए, ठीक है, वहाँ पे बताइए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सारे ही क्वेश्चंस को आपके जो एग्ज़ाम का पेपर था, ठीक है, एंड उसी के साथ मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने सॉल्व जो किया उसमें क्या आंसर्स आए थे और जो BHU के आंसर की है उसमें क्या आंसर्स हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेंशन कि ऐसे स्टूडेंट्स जो भी हैं जिन्हें अभी तक आंसर की नहीं मिल पाई है, यानी कि वो अपने अकाउंट्स को असेस नहीं कर पाए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर की जो है ना प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, क्वेश्चंस का PDF तो ऑब्वियसली इस वीडियो में डिस्कस मैं कर ही रही हूँ, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की मेरे पास तीनों सेट की अवेलेबल है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको मेल जो है मेल में ही अटैच करके वो अटैचमेंट की तरह आपको सेंड कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका BHU BCom एंट्रेंस टेस्ट का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये मेरे पास अवेलेबल है सेट 3 में। तो जिनका भी सेट 3 है आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो सेम है स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड इज। सो स्टूडेंट्स देखिए सैंडलवुड सबसे ज़्यादा कर्नाटका का जो है फेमस है, ठीक है। ये कैसा स्टेट है विच इज़ नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आंसर की में भी यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे अलग होगा मैं सिर्फ वहीं पे मेंशन करूंगी, मेरा ऑप्शन जो है कर्नाटका है। BHU में भी आंसर की जो BHU ने ऑफिशियल जो है आंसर की रिलीज की है उसमें भी यही ऑप्शन है। जहाँ पे अलग होंगे मैं सिर्फ वहीं पे मेंशन करूंगी, तो फिलहाल यहाँ पे जो है दोनों सेम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आपसे क्यों पूछा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या मतलब है पता नहीं, कैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिलहाल कोई नहीं, इसका 1952 सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, तो कोरबा कोलफील्ड जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आई होप आप सबको याद होगा, ये मैंने आपको जो इकोनॉमिक्स के MCQs प्रोवाइड किए थे उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल था स्टूडेंट्स। तो ये इस क्वेश्चन में था कि अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। सो स्टूडेंट्स ऐसी इकनॉमीज़ जहाँ पे जो क्लोज्ड इकनॉमीज़ होती हैं वो क्लोज्ड क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं ना और इंपोर्ट्स ये दोनों ही जो है नहीं कैरी आउट किए जाते। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है दी फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज दोआब, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। दो मतलब होता है 2 एंड आप का मतलब होता है पानी, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे अगर आप रिलेट कर पाते तो भी आप जो है इसका आंसर कर सकते थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये कटक उड़ीसा में है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स ये जॉन रॉबिन्सन का जो है इसका इस कंसेप्ट को बेसिकली इन्होंने डेवलप किया था, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस इज। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हमेशा 1 मंथ ही होता है, क्योंकि अगर 1 मंथ से ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो वो सैलरी बन जाएगा, यही डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में। तो अगर मैक्सिमम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस हमेशा 1 मंथ होता है या फिर उससे कम, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है कि इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये हमेशा पब्लिक और प्राइवेट में जो क्लासिफिकेशन होती है हम कैसे करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस बताता है हमें कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। सो स्टूडेंट्स ये 1965 की इवेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 1965। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेंट्रल प्लानिंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये कमांड इकोनॉमी का फीचर है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अराइज बिटवीन, तो ये बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर हो सकता है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हो सकता है, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये करेक्ट था, ऑल ऑफ द थ्री। ठीक है, तो इसे मार्क कर सकते हैं आप, 12th का फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इन इंडिया द लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ। तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि लिबरलाइजेशन कहाँ से आया है, आप उसी से जो है रिलेट कर सकते थे इसे। 1991 से जो है इंडिया में लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी वो आई थी। तो जो लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी पहली, वो कब आई थी? 1991 में। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? कोल की होती है, क्रूड ऑयल होती है, नेचुरल गैस होती है, एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आई थिंक जितने भी गिवन है ना ये सब उसी में आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द थ्री। ठीक है, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस आपके अच्छे भी आए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस इतने बुरे थे कि क्या ही बोला जाए उसके लिए। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर इज आर कंटेन्ड इन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एम्प्लॉय वेलफेयर की बात आती है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एट ऑल करेक्ट। सो स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी आप किसी भी चीज़ से ना रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क को हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन ऑफ रिस्क पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप सिग्निफिकेंस देखें प्लानिंग का या किसी भी और मैनेजरियल फंक्शन को आप जो है ले सकते हैं एज एन एग्जांपल, बट कोई भी ऐसा मैनेजरियल फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन है ही नहीं बेसिकली जो किसी भी तरह से एलिमिनेट कर सके रिस्क को पूरी तरह से। सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सॉरी। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, इन दी प्लानिंग प्रोसेस फॉलो अप इज। तो देखिए फॉलो अप स्टूडेंट्स हम कब करते हैं? जब हम सारे जो है प्रोसेसेस को, सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं। तो फॉलो अप हमेशा लास्ट जो आपका लास्ट स्टेप है वो होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, लास्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा कि अ प्लान मेड बाय द फोरमैन इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो स्टूडेंट्स फोरमैन कहाँ पे होते हैं? लो लेवल प्लान होता है ऑफकोर्स ये, उसी अकॉर्डिंग आप इसे रिलेट करके आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहा है कि प्लानिंग इज व्हाट। सो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही आसान है, जॉब या गवर्नमेंट ओरिएंटेड या पब्लिक ओरिएंटेड तो होती नहीं है प्लानिंग, हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रहा है कि when the word organization is used as a verb it means। ठीक है, तो जब भी आप इस पर्टिकुलर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वर्ब अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोसेस या फिर फंक्शन भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये प्रोसेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे मेरा भी ऑप्शन जो है थर्ड ही था, और आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें भी थर्ड ऑप्शन ही प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रोसेस। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था आपसे, ये पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, टेक अवे आवर ट्रेड, आवर एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी, लीव नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 4 years वी शैल हैव रीस्टैब्लिश्ड आवर सेल्फ। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट एंड्रयू कार्नेगी का है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछ रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन कैसे होता है? हमेशा देखिए बॉटम टू टॉप होता है। अगर आप कोई भी पर्सन प्रमोट हो रहा है तो वो हमेशा बॉटम से ऊपर की तरफ ही जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से ऐसा कौन सा जो है ना फीचर है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है? जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से देखिए स्टूडेंट्स, जो
स्पॉन्टेनियसली है, ये हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, बट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे पर्पजली क्रिएट किया जाता है, ना कि ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही से क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है, तो इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछ रहे हैं कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स देखिए, डायरेक्शन में गाइडेंस, ऑर्डर, सुपरविजन सब कुछ आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका एलिमेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल में नहीं आते, आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, ये सारे हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बट एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली आपकी जो इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ईजी सा ही था। वेल क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी हायर अब्सेंटिज्म यानी कि लोगों का ना आना या ना प्रेजेंट होना, ये किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं है, और ना ही ये कोऑर्डिनेशन से कहीं से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जो सेकेंड ऑप्शन है, इसे आप पढ़ते ही बेसिकली आप रिलेट भी कर सकते थे स्टूडेंट्स। अगर आपको जैसे कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप सारे ही ऑप्शंस को पढ़िए, अगर उसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा लगता है आपको कि वो किसी एडवांटेज को जो है नहीं रेफर कर रहा, नहीं शो कर रहा, तो आप बिल्कुल उसे आंसर बना सकते हैं अपना। तो यहाँ पे जो हायर एब्सेंटिज्म है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना, ये किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। अदर ऑप्शन ऑब्वियसली आपके एडवांटेज की तरह ही है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट था स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ कॉल्ड द डायरेक्शन एज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डायरेक्शन को हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने कहा था स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ना, डिमोक, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आपको पहले भी कही हैं स्टूडेंट्स की, जितने भी मैनेजेरियल जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं, उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है ना आपके मैनेजमेंट थ्योरी में, ये हमेशा इसी तरह से पूछी जाती है। कभी कोई डेफिनेशन कोट कर दी जाएगी आपको, तब पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है, या फिर कोई स्टेटमेंट पर्टिकुलरली आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ऊपर एक क्वेश्चन में पढ़ा था, एक स्टेटमेंट गिवन था आपको और आपको बताना था कि वो कौन से मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का कहा हुआ था, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहा है कि ऑल शुड मेक एफर्ट्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें पूछा है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर स्टैंड्स अ सिचुएशन ऑफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ना, ये कोई भी वहाँ पे नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट पे आप आइडल प्रॉफिट, आइडल कॉस्ट या आइडल प्रोडक्शन की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल वहाँ पे अराइज नहीं करती है, तो यहाँ पे नन ऑफ द थ्री होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछ रहा है कि अ बजट विच इज फॉर्मुलेटेड ऑन फ्यूचर अजम्पशंस एंड नॉट जस्ट द पास्ट रिकॉर्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है स्टूडेंट्स जीरो बेस्ड बजट। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें से ऐसा कौन सा है जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न नहीं है? तो ये ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये किसी भी तरह से किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स कि जहाँ पे भी आपको फिस्कल दिखे और क्वेश्चन में अगर गवर्नमेंट दिख रहा है, ऑप्शन में फिस्कल दिख रहा है, तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा है और ऑप्शन में आपको फिस्कल डेफिसिट दे रखा, तो ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ है आपका फिस्कल डेफिसिट, एंड ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो ये आप बड़ी आसानी से इसको मार्क कर सकते थे अपना आंसर। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज़ नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ना आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। ये जो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, ये करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 33, विच बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछ रहा है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो ये आपका CRR होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 35, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आप अदर ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे तो आप
क्लियरली समझ पाएंगे कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन जो है ये फिजिकल पॉलिसी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है 35, क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट शो। सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो बेसिकली क्या शो करता है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़। ठीक है, तो जितनी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगी और उसी तरह से एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़ भी जो होंगी वही जो है आपके गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द इंडियन इनकम टैक्स इज़ व्हाट। सो इंडियन इनकम टैक्स किस तरह का जो है आपसे पूछ रहा है कि वो टाइप क्या है। तो ये डायरेक्ट भी होता है एंड प्रोग्रेसिव भी होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम है उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करेंगे। ये होता है प्रोग्रेसिव नेचर है इसका बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर पूछा है, ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कि दी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। सो स्टूडेंट्स, आपसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड आई थिंक ये हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं इसी पे बेस। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब अनाउंस की गई थी, 1948 में हुआ था ये स्टूडेंट्स। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक मैंने अपने वीडियोस में आपको ये सॉल्व भी करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछ रहा है कि गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न बाय शाम वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड, इट इज़ एन एरर ऑफ। तो ये कौन से टाइप का एरर है स्टूडेंट्स, ये ओमिशन का एरर है स्टूडेंट्स। आप किसी चीज़ को अगर भूल जाएं तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन जिन्हें हम एक्चुअली रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं उन्हें हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपसे पूछा है स्टूडेंट्स कि परचेजेस आर इक्वल टू। सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कुछ ऐसी करके इसका एक फॉर्मूला था। उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे परचेजेस पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में थोड़ी सी हेर फेर करनी है। ठीक है, चीज़ें LHS से राइट हैंड साइड में आपको लेकर जानी है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था स्टूडेंट्स। यहाँ पे 41 के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछ रहा है आपसे कि ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर वुड। तो देखिए, कभी भी जब ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्या जो है इसमें से क्या इफेक्ट आएगा बेसिकली इसका पूछ रहे हैं आप यहाँ पे आपसे। सो स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स की वजह से एसेट्स एंड जो ओनर्स इक्विटी होती है ये दोनों ही रिड्यूस हो जाती हैं। सो ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस हैं ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सारे ही आपके मेथड्स हैं और ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ना, नन ऑफ द थ्री, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हम सब जानते हैं डिप्लीशन मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, ये सारे ही मेथड्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ द थ्री यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 44। सो स्टूडेंट्स, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना आपके इस पेपर के, इन्हें मैं आपको एक दिन सेपरेट इसके जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके सामने सामने दिखा सकूँ। इसलिए मैंने ये सोचा है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और मैथ्स का भी जो सेक्शन है वो सारे न्यूमेरिकल्स एक सेपरेट वीडियो में आपको सोल्यूशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर मैं आपको ज़रूर बता दे रही हूँ, ये 21,600 है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मेरा भी यही आंसर आ रहा है और जो आपके BHU के आंसर की है इसमें भी यही जो है आपका ऑप्शन करेक्ट वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछ रहा है कि अ कंपनी इशूज अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 इज कॉल्ड अप एंड द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द कॉल ऑफ ₹2। द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर विल बी ₹8 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा कि बजाज सेल्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच टू द पब्लिक, द अमाउंट इज पेबल एज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको
जो है इस तरह से सारे अमाउंट के बारे में भी गिवन है सारी चीज़ें कि एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर है, अलॉटमेंट पे 4 पर शेयर है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 6 एंड फाइनल कॉल पर 6 पर शेयर है, 20 जो है इसका टोटल होता है, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से जो है आंसर करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका देखिए मैं सीधे आपको फिलहाल ऑप्शन बता दे रही हूँ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 400 रुपीज़। सो ये जो भी इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूँगी सोल्यूशन वीडियो में। तो फिलहाल हम सिर्फ इसे डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर कौन सा आपका करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आपको जो है सारी चीज़ें इस तरह से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं कहाँ जो है चीज़ें आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। सो इसीलिए मैं आपको इसलिए जो सोल्यूशन वीडियो है वो सेपरेटली प्रोवाइड करूँगी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 47 पे मूव करते हैं। इसमें है कि अ कंपनी हैज़ टू रिडीम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 लाख, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर विच द कंपनी हैज़ इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी। सो स्टूडेंट्स, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा वो अमाउंट बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, 50,000 आएगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। तो इसे आप मार्क कर सकते हैं 47 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा है कि व्हेन ओन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर्ड टू। सो जब अपने डिबेंचर्स को कंपनी कैंसिल कर रही होती है तो इस तरह से अगर कैंसिलेशन पे कोई प्रॉफिट जो है वो बचा, वो प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफर होता है, तो ये कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, कैपिटल रिजर्व में हम इसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 49। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज। सो स्टूडेंट्स, जो डिस्काउंट होता है जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, ये क्या है बेसिकली। सो ये स्टूडेंट्स ये कैपिटल लॉस होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया वो गलत है स्टूडेंट्स। ये जब भी आप डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं ये लॉस होता है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ, ठीक है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में ज़रूर कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछ रहे कि इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या नन ऑफ द थ्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जो पार्टनरशिप एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है, अबाउट द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 51। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू। सो स्टूडेंट्स, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है इसका रिजर्व अकाउंट जो भी होता है ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑल दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, ये पार्टनर्स के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा है कि एट द टाइम अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज टू बी मेड फॉर दी। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी टाइम पे ऐसा हो रहा है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है ये बेसिकली क्यों किया जाता है पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि ये जो रिवैल्यूएशन है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल है या सिर्फ न्यू पार्टनर के लिए, ये दोनों ही टाइप के पार्टनर्स के लिए फ्रूटफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, इसीलिए इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है इस तरह के रिवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड इन द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है ना आपका चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछ रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक एंड व्हेन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, देखिए कभी भी जब कैश बुक होती है उसका ओवरड्राफ्ट होता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो आइटम्स ऐसे जितने भी आइटम्स मतलब होंगे जो कि कैश बैलेंस को बड़ा करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, पासबुक से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस तरह के सभी जो बैलेंसेज होते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ना
1000 विल बी एडेड, ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी भी देखिए ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा होता है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक बैलेंस से बढ़ जा रहा है, तो हम उन्हें ऐसे जितने भी आइटम्स होते हैं हम उन्हें ऐड ही करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन 1000 विल बी एडेड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 55। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि जितने भी सोल्यूशन वीडियोस जब मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करके उसमें दिखा दूँगी। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री तो आपको क्यों पूछा गया मुझे पता नहीं। 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री आप ऑब्वियसली पढ़ते हैं, जो अगर कहा भी जाए कि बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होती है, तो ये 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये सब भी क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब मुझे लग रहा है ये मैंने 11th में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन 10th तक तो ये नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्वियसली 10th में आपने पढ़ा है, तो ये दोनों क्वेश्चन उसी से थे। एंड नेक्स्ट जीपी, ये भी 11th की चीज़ है, और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये पता नहीं क्यों लिमिट जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये भी जो है 11th की सारी स्टफ़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन वीडियो अलग से प्रोवाइड करके। फिलहाल मैं आपको इन सभी के आंसर्स बता देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व किया था, ये सॉल्व भी हो जा रहा है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बट येस, आपको जो जिन्होंने 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ी थी वो शायद थोड़ा बहुत फिर भी सॉल्व कर पाए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है 0। एंड क्वेश्चन नंबर 56 के लिए -1 यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें आपको पोलर फॉर्म जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, z = a + bi, वैसे वाले फॉर्म में इसको डालना था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो √2 एंड cos 3π/4 + i sin 3π/4, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, बट मेरे सोल्यूशन में ये सेकंड है और आपका जो आंसर शीट है उसमें ये 4th दिया हुआ है। सो देखते हैं ये कैसे इसका जो है सोल्यूशन मैं आपको फर्दर जब बताऊंगी तो देखिएगा कि कौन सा करेक्ट है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरा ऑप्शन करेक्ट है या BHU की जो आंसर की है उसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया और आपको पता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे सॉल्व करने पर आ रहा था, आंसर मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4th ऑप्शन में 4 दिया हुआ है आंसर, ये जो है आपकी आंसर की में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास, इसमें जो है 4th ऑप्शन करेक्ट है यानी 0 आ रहा है, मेरा भी 0 ही आया है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा भी करेक्ट है, आपके आंसर की में भी यही दिया हुआ है स्टूडेंट्स। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इफ़ A, B, C are in GP and X and Y are the arithmetic means of AB and BC रिस्पेक्टिवली, तो आपसे पूछा है कि A/X + C/Y इज इक्वल टू वॉट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शन है 4th ऑप्शन यानी कि 2 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k - 3 x - 4 - k² y + k² - 7k + 6 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू दी x एक्सिस। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है बेसिकली वो 3 रहेगा जब, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है ना यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो k की वैल्यू 3 आ रही है स्टूडेंट्स मेरी तो। एंड आपके जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें भी सेकेंड ऑप्शन को ही करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 लिमिट्स का ये जो क्वेश्चन था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का, इसमें मेरा जो है ना ये सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a = +-3 वैल्यू सही आ रही है मेरे हिसाब से तो, और आंसर की में भी यही दिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए सॉरी, इट्स ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। a = +-3। एंड क्वेश्चन नंबर 63 में जो आंसर है स्टूडेंट्स ये आ रहा है 4th, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, 8 आंसर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मेरा आया है -13.5 यानी कि 4th ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। और आंसर की में भी यही दिया हुआ है, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 65। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आया है, p² = 4q + 1, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 में मेरा आंसर आ रहा है 253, 4th ऑप्शन करेक्ट है, आंसर शीट में भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आएगा
8p5, बट आपके जो सोल्यूशन है आंसर की है उसमें दिया हुआ है 5⁸ ठीक है। तो मुझे जो है थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ के लिए, बट 5⁸ भी कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है, ठीक है। बट जितना मुझे लग रहा है कि अगर ये परम्यूटेशन का केस तो है ही ऑब्वियसली, तो उस अकॉर्डिंग 8p5 आना चाहिए, बट यहाँ पे 5⁸ है आंसर में, आपके आंसर की जो है बेसिकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी डिफरेंट है स्टूडेंट्स, वहाँ पे देखिए मैं अलग से मेंशन भी कर दे रही हूँ कि मेरे आंसर्स जो आए हैं उनसे अगर ऑफिशियल आंसर की में अलग है कुछ, तो वो आप बिल्कुल उन दोनों को ही नोट कीजिएगा। फिलहाल आप BHU की आंसर की का जो आंसर है ना उसे नोट कीजिए। मुझे भी लग रहा है कि ये 5⁸ सही हो सकता है, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें 8 टॉयज़ आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो एक टॉय है ये आप 5 अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं, टॉय नंबर 2 को भी आप 5 बच्चों को अलग अलग तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से 5⁸ भी मुझे सही लग रहा है, बट मेरा आंसर तो यही आया था, थर्ड ऑप्शन को मैंने मार्क किया था, बट आपकी आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन मेंशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3y⁹ होल टू द पावर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, मेरा भी यही आया था 10, एंड आपकी आंसर की में भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि इसे कैसे सॉल्व करते थे। आपकी आंसर की में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। थर्ड ऑप्शन वहाँ पे मेंशन है 1/2 log E2, ठीक है। तो यहाँ पे log 2 है, 1/2 log 2, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं, ये आपके आंसर की में गिवन है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डेटा टाइप इन जावा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, विच इज कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर जो है इट्स नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाटा टाइप इन जावा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछ रहा है कि वन फंक्शन मैनी डेफिनेशन इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स वन फंक्शन मैनी डेफिनेशन इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन जावा प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, यानी कि फाइनली एंड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है आपका फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टर्मिनेट द कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। सो स्टूडेंट्स ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73 में है वो है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक कैन टर्मिनेट द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इसमें से कौन सा एंट्री कंट्रोल्ड लूप नहीं है, ये होता है सेकंड यानी कि डू वाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट फॉर परमानेंट स्टोरेज। सो स्टूडेंट्स हमेशा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना आपकी, ये परमानेंट टाइप की मेमोरी है। अदरवाइज जो भी है ना, जैसे रैम को हम सब जानते हैं कि वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है, कैश मेमोरी तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिल्कुल भी जो है टेम्परेरी मेमोरी होती है, और SRAM भी जो है यही होता है। तो आपका यहाँ पे सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट था। टेम्परेरी जो परमानेंट स्टोरेज के लिए बेसिकली हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज। सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं इसे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 77, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर द फॉर्म ऑफ। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो है ये किसका पार्ट है या किसका फॉर्म है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पार्ट है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। And next you have question number 78, vertical analysis uses financial data of a company for। so students जो vertical analysis होता है ये financial data जो कंपनी का ये यूज़ करता है, ये कितने ईयर्स के लिए होता है या कितने साल के लिए या किस ड्यूरेशन के लिए होता है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि 1 ईयर के लिए होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे
करेंगे देखिए तो लिक्विडिटी रेशियोज़ के बारे में लिखा हुआ है कि दिस मीजर्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने रेशियोज़ पढ़े थे तो लिक्विडिटी रेशियोज़ तो सिर्फ लिक्विडिटी के लिए ही कंसर्न होते हैं, ये सॉल्वेंसी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये कुछ करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टॉक इज पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम सब जानते हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ना करेक्ट है एंड आपकी आंसर शीट में भी ओके यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, से आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछ रहा है आपसे कि करंट रेशियो आपको गिवन है 2:5 एंड करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है 25,000। कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना था सारी चीज़ें और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ रहा है यहाँ पे मेरा आंसर। एंड ओके, आंसर शीट में भी यही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, 10,000। ठीक है, तो अगर आप इसे पुट करते तो किस तरह से करते कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो जहाँ पे आप करंट रेशियो लिखते वहाँ पे आप 2:5 जो है वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे और करंट लाइबिलिटीज़ की जगह आप 25,000 की वैल्यू पुट करते और उसके बाद इस तरह से जब कैलकुलेट करते तो 10,000 आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। सो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आप किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं हुआ है तो हम वही निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये कितना है 40,000 प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 60,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, जो हम इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो भी। अगर हम इन सबको क्लब करते हैं, ऐड करते हैं तो आ रहा है 40,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 विच इज़ इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एंड आपके जो नेट सेल्स हैं ये कैसे हम गेट करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो 7,60,000 में से आप 40,000 माइनस करेंगे तो 7,20,000 आ रहा है। अब आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जीपी है, ग्रॉस सेल्स हैं, ठीक है, 1,20,000 अपॉन 7,20,000 इंटू 100 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका 1/6 इंटू 100 आएगा। और हम सब जानते हैं कि 100 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 16.666 समथिंग, तो 16.67 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट था। ठीक है, 16.67%, तो आपकी आंसर शीट में भी यही आंसर गिवन है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पूछा है कि कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ इज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी कैश पेमेंट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ को ही अगर कैश पेमेंट किया जा रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इजी सा क्वेश्चन था ये तो आई थिंक, और मैंने आपको जब हमने इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह से ज़रूर पूछता है कि आपसे कोई एक पर्टिकुलर केस जो है स्टेटमेंट की तरह आपको प्रोवाइड कर देगा क्वेश्चन में, और आपको बताना होगा कि कौन से टाइप की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 83, इसमें पूछा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी व्हाट इफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बताना है। इसका आंसर आया था स्टूडेंट्स फोर्थ, ठीक है, 95,000 आंसर आ रहा है यहाँ पे। एंड ये भी ऑब्वियसली मैं आपको जो सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको इसका मैं जो है रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है एंड आपकी आंसर शीट में भी यही दिया हुआ है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर शीट में भी प्रोवाइडेड है, मेरा भी यही सोल्यूशन आया था। ठीक है, 95,000 करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 84, इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेट टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मैंने आपको ऑब्वियसली बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बात पे जो है यू वुड हैव पेड अटेंशन, उन्हें ये याद रहा होगा कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 85, इसमें पूछ रहा है कि व्हेन द रेशियो इज लो द फर्म इज सेड टू हैव अ फेवरेबल इंडिकेशन। यानी ऐसा कौन सा जो है आपका टाइप ऑफ रेशियो होता है जो जितना कम हो तो हम उसे ये कहते हैं कि हाँ ये फेवरेबल इंडिकेशन है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रेशियोज से आप देखते ही हैं हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है आपके पास, इसमें पूछ रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ। सो डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। सो इसमें से कैश आउटफ्लो
कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपका कैश आउटफ्लो नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 88, इसमें पूछ रहा है कि विच आइटम्स आर नॉट एडेड टू द नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इनका आपको कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे जितने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसको लेकर आंसर करना था। तो यहाँ पे आपका जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, सिर्फ यही लिया जाता है, यानी कि वन ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को ही जो है ऐड नहीं किया जाता। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन ओनली यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 89, इफ अ मशीनरी इज परचेज्ड हाउ विल इट बी ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि अगर आप एक मशीनरी को परचेज कर रहे हैं तो इसे आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये ट्रीट किया जाएगा एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका 89 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपकी आंसर शीट में भी ओके यही दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछ रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन 19 क्वेश्चन नंबर 90 के लिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स व्हाट। तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो कुछ भी दिया हुआ है सारे ही सेबी के फंक्शन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट है, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज मार्केट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जितने भी हैं, जैसे प्राइस रिगिंग है या फिर इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है या डिले इन सेटलमेंट, ये सारी ही जो है ना आपकी मेल प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट के केस में। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा है कि हु इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट का कौन सा इसमें से एक प्लेयर नहीं होता है, ये होता है स्पेक्यूलेटर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, 93rd क्वेश्चन नंबर का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए आप। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है आपके पास, रेगुलेशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय। सो स्टूडेंट्स रेगुलेशन रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज ये हमेशा सेबी ही प्रोवाइड करता है आपको। तो यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज के लिए भी जो रेगुलेशन है वो कौन इशू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेबी। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा है कि सिक्योरिटी शुड बी बॉट व्हेन, कब एक सिक्योरिटीज़ को जो है हमें परचेज करना चाहिए, जब भी उसकी मार्केट प्राइस बेसिकली उसकी बुक वैल्यू से कम हो तभी खरीदना उसको प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे आपका 95th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस इज लेसर देन दी बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 96, द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर विच द कमर्शियल पेपर्स आर इशूड। सो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये होता है 12 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये जब हमने सेपरेटली कमर्शियल पेपर से रिलेटेड एक वीडियो किया था, डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको कुछ MCQs भी बताए थे, तो ये हमने उस टाइम डिस्कस किया था। क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाए आपको वो आए थे। ठीक है, तो अच्छा लगता है मुझे ये देख कर कि कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही थी कि ये हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स उनसे भी क्वेश्चन आए थे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 भी कमर्शियल पेपर्स से ही रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कमर्शियल पेपर्स किस तरह के होते हैं, या फुली सिक्योर्ड होते हैं, पार्टली होते हैं, या अनसिक्योर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड टाइप के होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछ रहा है कि द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कमर्शियल डिपॉजिट्स इज। सो स्टूडेंट्स मिनिमम डिनोमिनेशन हमेशा होती है 1 लाख रुपीज़, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 99, इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कमर्शियल डिपॉजिट्स। सो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा जो है कमर्शियल डिपॉजिट्स का फीचर है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द थ्री जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ ट्रेजरी बिल्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी, पुअर यील्ड या सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये नहीं भी आंसर पता होता कि ट्रेजरी बिल्स का मेरिट क्या होता है तो भी आप बड़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं, कोई भी से आंसर कर सकता है। कभी भी कोई किसी चीज़ की एडवांटेज के
तरह आप पुअर यील्ड को काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से बता सकते थे कि पुअर यील्ड किसी की मेरिट नहीं हो सकती किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ट्रेजरी बिल के बारे में पता है तो आप ये बिल्कुल जानते हैं कि सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, ये तीनों ही इसके लिए जो है मेरिट की तरह इसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका मेरिट नहीं है ऑब्वियसली पुअर यील्ड। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 101। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल्स। सो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि ट्रेजरी बिल्स नेगोशिएबल होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो रिस्क फ्री। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है ना कि एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, ये भी करेक्ट हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है तो हम ऑल ऑफ द थ्री को टिक कर सकते हैं, बट थर्ड ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, हम रीड आउट कर लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये स्टूडेंट्स ये भी होता है कि ट्रेजरी बिल्स को जो है ना SLR में इंक्लूड किया जाता है, दे आर एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 101 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 102। इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो परपीचुअल बॉन्ड्स होते हैं ना, इनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो परपीचुअल बॉन्ड्स की इनडेफिनेट लाइफ होती है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो वर्ड परपीचुअल होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो इसको मतलब रिलेट करके भी आंसर कर सकते थे अगर आपको नहीं भी याद था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछ रहा है आपसे कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स हम डीप डिस्काउंट जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं इन्हें और क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सभी जो है इसी के नाम हैं। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछ रहा है कि लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इज। सो लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी इज व्हाट? ये फर्स्ट है स्टूडेंट्स, जो मैंडेटरी होता है मतलब ये। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट फॉर द इन्वेस्टर्स व्हेन इन्वेस्टिंग इन डिबेंचर्स। सो स्टूडेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए एक मेरिट आपको यहाँ पे बताना है, अगर वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास क्या मेरिट होगा? स्टेबल रिटर्न्स का, फिक्स्ड मैच्योरिटी का, प्रोटेक्टेड बाय डिबेंचर ट्रस्ट डीड, या फिर ऑल ऑफ द थ्री। तो यहाँ पे आपके जितने भी तीनों ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स ये सारे ही सही हैं, ठीक है। तो स्टेबल रिटर्न भी होता है, ये भी एक मेरिट है, एंड फिक्स्ड मैच्योरिटी भी, एंड द प्रोटेक्शन बाय द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये भी इसका एक मेरिट है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द थ्री यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछ रहा है कि हु हैज़ एम्फेसाइज्ड द सिचुएशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स जब भी ये बात आती है कि वांटलेसनेस जो है इकोनॉमिक्स में किसने एम्फेसाइज किया था, इस सिचुएशन के बारे में किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था हमें, तो ये JK मेहता की जो है कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये से आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछ रहा है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ व्हाट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारे ही रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यानी ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट है। इनकम इफेक्ट भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें रीज़न होती हैं डिमांड कर्व का स्लोप डाउन कर जाना डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछ रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये तो, और इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट पे बेस होता है ये, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 109। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी इज। सो स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं, जितनी ज़्यादा यूनिट्स, उतनी ही उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती जाती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है ना बिगिंस टू डिक्रीज, ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 110। द कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय। सो स्टूडेंट्स जो यूटिलिटी का कार्डिनल अप्रोच है ये किसने दिया था? ये अल्फ्रेड मार्शल का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 111। इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स जब भी फील्ड ऑफ कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 112।
इन विच मार्केट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर दी लीस्ट। सो स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे सबसे कम होंगे, ये मोनोपोली का केस है स्टूडेंट्स। जब और कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं और कोई कॉम्पिटिटर रहेगा ही नहीं तो किस बात की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट होगा। आप अगर रिलेट करें तो भी आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जिनका आंसर जो है उनके ऑप्शन में ही लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा कि इन विच काइंड ऑफ मार्केट अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो कौन से केस में जो है फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट कंपटीशन के केस में ही ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा है कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है, तो डिमांड हैज मोर इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस में डिमांड हैज मोर इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 114 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 115। द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज प्रेजेंटेड बाय। सो स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, इससे लेकर कौन आया था या इसे बेसिकली इस कंसेप्ट को किसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। E.H. चैम्बरलिन का कंसेप्ट है ये, ठीक है। इन्होंने बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ मोनोपोली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन है विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जरूर पढ़ा कीजिए स्टूडेंट्स कि नॉट पूछा है कि एट्रीब्यूट के बारे में सीधे सीधे पूछा है। तो यहाँ पे आपका नॉट वाला जो ऑप्शन है इसकी वजह से जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, ठीक है। तो 116 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा है कि इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव फर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस डैश को फिलअप करना है यूजिंग द ऑप्शंस गिवन। सो स्टूडेंट्स जब लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होता है दिस मेक्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 117 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 118। इसमें पूछ रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ किंक्ड डिमांड कर्व हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। सो इस बार आई थिंक इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि कौन सा कंसेप्ट किसने जो है प्रोपाउंड किया था या इंट्रोड्यूस किया था। सो स्टूडेंट्स जो किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट है ना ये पॉल स्वीजी का है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 119। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स जो जीडीपी होता है एट कांस्टेंट प्राइस, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है रियल जीडीपी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सो यहाँ पे जितने भी मेथड्स गिवन हैं इनमें से कौन सा नहीं है एक मेथड फॉर एस्टिमेटिंग दी नेशनल इनकम, नॉट है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट मेथड करके जो दिया हुआ ना ये कोई मेथड नहीं होता फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 120 के लिए हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 121। इसमें पूछ रहा है कि विच कंट्री वाज दी फर्स्ट टू अडॉप्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा कि अपने वीडियोस में मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स से पता नहीं क्यों हर साल बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो मिनिमम रहता ही है, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको ये दिखाया था ये क्वेश्चन कहाँ पे था, ठीक है। तो लास्ट ईयर में भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सिल्वर स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले देखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं और आपसे ये पूछ रहा है इस बार के क्वेश्चन पेपर में था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया था। ये कंट्री है आपकी ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, से आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट सिमेटलिज्म, ठीक है, यानी कि इसे मिश्रित धातुमान भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो सिमेटलिज्म के बारे में फर्स्ट टाइम किसने बात की थी, ठीक है। ये कंसेप्ट देखिए मुझे लगता है कि जो मार्शल का गिवन कंसेप्ट है, ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने जो है इस कंसेप्ट को प्रोवाइड किया था या इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट सिमेटलिज्म। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड मार्शल, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 123। इसमें पूछ रहा है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो
कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अबाउट द गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना, कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 123 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 124। इसमें पूछा द फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंग्लैंड इन। सो स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम जब फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम को अडॉप्ट किया था ये 1844 में हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है एंड आपकी आंसर की में भी क्वेश्चन नंबर 124 के लिए सेकंड ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 125, विच इज़ नॉट द मेरिट ऑफ पेपर स्टैंडर्ड। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो पेपर स्टैंडर्ड्स का मेरिट नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना, यानी कि नॉन इलास्टिक, तो ये आपका जो है मेरिट नहीं होता है पेपर स्टैंडर्ड का, तो आप फोर्थ ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 126, हु सेड द सोल ऑफ करेंसी इज नॉट द मटेरियल ऑफ द यूनिट्स बट इन द लीगल ऑर्डिनेंस विच रेगुलेट देयर यूजेस। सो ये स्टेटमेंट बेसिकली किसने कहा था, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये जॉर्ज फेडरिक नैप का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 126 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, यानी सही नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे होंगे अगर तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन सेविंग्स, बेसिकली ये इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की तरह आप काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं, बट सेविंग्स का इंक्रीज होना बिल्कुल भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 128, Which from the following is the oldest theory of determination of money value? So students, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जो है कंफ्यूजन है कि आपकी जो आंसर की है बेसिकली वहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है आपकी आंसर की में। कमोडिटी थ्योरी ऑफ मनी को इन्होंने ओल्डेस्ट थ्योरी के तरह सही आंसर बताया, बट स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कमोडिटी थ्योरी ऑफ मनी काफ़ी नई है इन कंपैरिजन टू दी कैम्ब्रिज इक्वेशन। जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है ना, बेसिकली ये स्टूडेंट्स सबसे पुरानी है, इसे क्वान्टिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी का अदर नेम कैम्ब्रिज इक्वेशन है, वो कंफ्यूज हो गए होंगे ज़रूर से। बट क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी सबसे पुरानी थ्योरी है। फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किसी ने किया था 1570 समथिंग में, बट 1917 में इसको अच्छी तरह से जो है डेवलप किया गया है इस थ्योरी को। तो सबसे ज़्यादा पुरानी जो थ्योरी है मेरे ख्याल से वो आपकी कैम्ब्रिज इक्वेशन है, ना कि कमोडिटी थ्योरी ऑफ मनी। आई थिंक जिन बच्चों ने रेस किया होगा चैलेंज, वो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर किया होगा। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 128, आई थिंक इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है ये मेरे ख्याल से सबसे पुरानी थ्योरी है अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ मनी वैल्यू। बट आपकी आंसर शीट में ये थर्ड दिया हुआ है जो कि कमोडिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो ये इसे आप चाहें तो आप चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज। सो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे आरटीजीएस का। तो स्टूडेंट्स ये तो आसान सा क्वेश्चन था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 130। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली किसी भी स्टूडेंट के पास से क्वेश्चन मिल नहीं पाया था मुझे। एंड ये मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया, बाद में एग्ज़ाम टाइम समथिंग करके वेबसाइट थी, तो उस पर से डाउनलोड किया है मैंने ये, क्योंकि मुझे किसी भी स्टूडेंट्स से मैंने जिनसे भी कहा था कि अगर आपका पेपर बेस्ड मोड में अगर होगा तो आप मुझे ज़रूर से क्वेश्चन जो है स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा। बाद में ऐसा हो नहीं पाया एनी हाउ, बट मुझे ये क्वेश्चन मिल गया था आपका क्वेश्चन पेपर 10th की लेट इवनिंग, तो इसलिए मैंने उसको तुरंत ही सॉल्व कर लिया था। बट आपके आंसर की का मैं वेट कर रही थी सो दैट एक ही साथ हम दोनों को कंपेयर कर सकें। एंड ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 130 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि विच हु इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ सेंट्रल बैंक। सो मदर ऑफ सेंट्रल बैंक को हम जो है किसे कहा जाता है बेसिकली। सो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 130 के लिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 131। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इनमें से बताना है कि ये कौन सा जो है फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कभी भी आरबीआई ना क्रेडिट क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं।
एंड आपकी आंसर शीट में भी ओके यही दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 132, विच कमर्शियल बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विद द पंजाब नेशनल बैंक रिसेंटली। सो स्टूडेंट्स ये एक रिसेंट की इवेंट से क्वेश्चन आया ज़रूर है, बट ये आपके करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट नहीं लग रहा मुझे, ये आपके बैंकिंग से पूछ लिया गया है फिलहाल, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन ही हैं इसके आगे पीछे, तो हम बोल सकते हैं कि ये फिर भी करंट सिचुएशन से एक ही क्वेश्चन आया, वो भी करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्शन में नहीं है। चलिए कोई नहीं, 132 के लिए जो आपका सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी रिसेंटली जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 133, इसमें पूछ रहा है कि इन दी पेड अप कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स द शेयर ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इज। सो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको 2019 का अगर आप पेपर देखें तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग बैंकिंग से ही रिलेटेड था वो वीडियो, उसमें MCQs हमने डिस्कस किए थे। एंड बिकॉज कई बार होता है कि आप वीडियोस को देखते जाते हैं और इतना अटेंशन नहीं देते, इसीलिए मैंने अलग से उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 था शायद प्रोबेबली उस वीडियो का, वो भी जो है 2019 का ही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे उस MCQ में मेंशन किया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स की जो कैपिटल होती है, पेडअप कैपिटल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है, और इस बार भी आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर कितना होता है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 50%, ठीक है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका होता है 15%, और जो बचा 35% ये स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है शेयर, ठीक है। तो 50:15 के रेशियो में होता है ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन 35% करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 134, इसमें भी अगर आप चाहें तो चैलेंज रेज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ईच बैंक वॉज। सो यहाँ पे आपसे पूछा कि जब RRBs को एस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे उनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल हर एक बैंक की कितनी थी। यहाँ पे आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है BHU की, इसमें जो है ना 1 दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 करोड़, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5 करोड़ थी स्टूडेंट्स। अगर आप इसे गूगल करें अभी तुरंत तो भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब इनिशियली जब इस्टेब्लिश हुआ था, रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया था बेसिकली, तो RRBs की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल थी ये 5 करोड़ थी स्टूडेंट्स, ना कि 1 करोड़। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आपकी जो आंसर की है इस पे अगर आप चाहें तो चैलेंज इस क्वेश्चन के लिए रेज कर सकते हैं बिल्कुल। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट है, बट आपकी आंसर शीट में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप चाहें तो चैलेंज कर लें। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 135, इसमें पूछ रहा है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग विच इज़ द रीज़न फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी ही चीज़ें आपकी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए रीज़न है, यानी कि रिस्क शेयरिंग है, आपका एसेट ट्रांसफ़र है, प्रॉपर्टी सेल है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटाइजेशन भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी 3 आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी आंसर शीट में भी ओके यही दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मेरे अकॉर्डिंग भी यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये रिस्क शेयरिंग भी है, एसेट ट्रांसफ़र भी है, प्रॉपर्टी सेल, सिक्योरिटाइजेशन और भी चीज़ें होती हैं, सारी ही इसकी रीजंस में आते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, ऑल ऑफ द 3 करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 136, इसमें पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। सो स्टूडेंट्स अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे जो सुटेबल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 137 में पूछ रहा है कि अनसर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ इज अ फीचर ऑफ। सो स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी क्यों होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ये जो पूरा बिजनेस होता है दिस डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो इसीलिए ये अनसर्टेन होता है कि अगर उसकी लाइफ को कुछ होता है इन केस ही और इफ़ ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है ये एसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 137 के लिए सेकंड ऑप्शन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 130, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर हम सब जानते हैं ये पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है या फीचर नहीं है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 139, इसमें पूछ रहा है कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग रेगुलरली अटेंड्स द ऑफिस ऑफ अ कंपनी। सो स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स या आपके जो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हें रेगुलरली अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है ऑफिस को, बट आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ही मस्ट अटेंड दी ऑफिस ऑफ अ कंपनी रेगुलरली। सो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। 139 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 140। As per the Companies Act 1956, every company shall hold the first meeting of the board of directors within how many days if the date of its incorporation। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर अंदर अपनी इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन बाद जो है फर्स्ट मीटिंग को कंडक्ट करना ही होता है। और ये कहाँ मेंशन है, कंपनीज एक्ट 1956 में मेंशन है स्टूडेंट्स। तो ये 30 डेज के विद इन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना 30 डेज, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 141। Which from the following is also known as vertical organization? So students, हम सब जानते हैं कि vertical organization किसे कहा जाता है। line organization का अदर नेम है ये। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 का सेकेंड करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 142। इसमें पूछा है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफ पोजिशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से एक स्टाफ पोजिशन कौन सी नहीं है। तो लीगल एडवाइजर, पर्सनल असिस्टेंट, ये सब तो आपके स्टाफ पोजिशन ऑब्वियसली होते हैं, बट जनरल मैनेजर ना ये स्टाफ पोजीशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ पोजीशन में आपका ऑब्वियसली जनरल मैनेजर नहीं आएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। 142 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 143। इसमें पूछ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ इज। सो स्टूडेंट्स, स्टाफ जो होते हैं दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 143 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 144। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी एडवांटेजेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ना वेरी एक्सपेंसिव, ये इसका एडवांटेज नहीं है स्टूडेंट्स। अदरवाइज जितने भी चीज़ें दी हुई हैं जैसे क्विक डिसीजंस है, बेटर कंट्रोल है, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन है, ये सारे ही इसके एडवांटेजेस हैं। और सीधे पढ़ते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि एक चीज़ जो एडवांटेज नहीं है वो सिर्फ यही थर्ड ऑप्शन ही है जो कि एडवांटेज की तरह नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो इसे रिलेट करना बहुत ही आसान था। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऑड वन आउट की थ्योरी पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 145। इसमें पूछा है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन। तो ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज होती हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के केस में कि कंफ्यूजन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी तो कम हो जानी चाहिए, बट यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप इसमें किसे मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर 145 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 146। इसमें पूछ रहा है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, इसमें से ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट दैट। तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 146 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन। ठीक है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 147। इसमें पूछ रहा है कि इफ सीमेंट फैक्ट्री इफ़ अ सीमेंट फैक्ट्री, अ स्टील मिल, अ शुगर मिल एंड अ लेदर फर्म कंबाइंड टुगेदर, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल बनता है स्टूडेंट्स। ये होता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन का। आप देख रहे हैं कि ये चारों ही अलग हैं। तो इस तरह की अगर जो है कॉम्बिनेशन बनती है, दे कंबाइंड टुगेदर, तो इसे सर्कुलर कॉम्बिनेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 147 का फोर्थ करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 148। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखिए सिंपल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 149। इसमें पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें से अगर आप ऑड ढूंढना चाहें तो ये है कार्टल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी दिए हुए हैं इसमें से कार्टल जो है ये फॉर्म जो है ऑड है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 149 के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 150। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ गिवन है कार्टल, बट मेरे हिसाब से ये अमलगमेशन होगा। ठीक है, तो आप किसी को भी अगर ये आंसर जो है कंफर्म पता है सही, ठीक
ठीक है। अगर आप सही आप आंसर आप जानते हैं और आप कंफर्म है अपने आंसर को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस शायद अमलगमेशन को कहा जाता है, बट आपकी आंसर की में इसे 4th ऑप्शन की तरह मेंशन किया हुआ है, यानी कि कार्टेल। ठीक है, ये मेरे लिए एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्यों ऐसे अलग दिया हुआ है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये अमलगमेशन है। आपकी आंसर की में ये 4th ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए अगर आपको कंफर्म पता चल जाए तो ही इसके लिए आप डाउट रेज़ कीजिएगा, या फिर अगर आप चैलेंज रेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तभी रेज़ कीजिएगा। अगर आप इसके लिए इस क्वेश्चन को लेकर कन्फर्म है, ठीक है, अदर सोर्सेज से भी आप पता कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ इस पेपर को अटैम्प्ट किया था, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को दिया है, इस एंट्रेंस को दिया है, ठीक है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और भी लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस अमलगमेशन है, बट आपकी आंसर की में कार्टेल मेंशन है, तो ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप इसे चैलेंज करना, अगर चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें सिर्फ सोल्यूशन ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी मैं वहाँ पे, और आप सॉल्यूशंस को जो है वहाँ से रेफ़र कर सकेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो भी आंसर मेरे आ ही गए थे ऑलमोस्ट सबके, एक क्वेश्चन को छोड़कर। एंड इस बार अकाउंट्स में कुछ खास ऐसा पूछा ही नहीं, आपसे बहुत कम दिए हुए, शेयर्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस थे बस। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कल लास्ट डेट है, ये बात याद रखिएगा। 24th को आपकी लास्ट डेट बताई गई है, जो नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग दी चैलेंजिंग ऑफ दी आंसर की। सो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। एंड I hope you all found this video useful, and happy learning students.